रिमोट प्रोजेक्टर का। और भाई मजे आ रहे हैं? बढ़िया। कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? बताना नोट्स। इसमें दो बैच के बच्चे हैं ना? कौन कौन सा? MNR 4 और 3 है ना? 4 और 3 के। तो 3 में कहां तक हुआ? 3 का कोई बच्चा खड़े हो जाओ फटाफट। हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स, इसके क्वेश्चन हुए थे क्या? अच्छा। और आप MNR 4 के हो। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। हीट कैपेसिटी हो चुका था और वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और फोर्थ MNR 4 का कोई? इसमें अपन ने तो मतलब तुम्हारे हीट कैपेसिटीज बाकी है, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं अपन, मैं स्पेस बता देता हूं कितना स्पेस तुम्हें छोड़ना है। MNR 4 के जो बच्चे हैं उनको मैं स्पेस बता देता हूं कितना स्पेस तुम्हें छोड़ना है। जो स्पेस में अभी छुड़वा रहा हूं वो जब नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा तब मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है ना? तो बेटा एक काम करना, MNR 3 में जो भी है आप एंथैल्पी में ये क्वेश्चन देखो। एंथैल्पी में क्वेश्चंस जहां से स्टार्ट हुए हैं और हीट कैपेसिटी जहां तक एंड हो रहा है वहां तक बताओ टोटल कितने पेजेस हैं? कॉपी दे दे, मैं देख लूंगा भाई। क्वेश्चंस कितने पेज के हो गए इसके? अच्छा, और उसके बाद हीट कैपेसिटी में एक पेज लगा होगा और उसके बाद क्वेश्चंस उसके और आगे पीछे मिला के बता रहा है या सिंगल सिंगल बता रहा है? कॉपी दे देना यार। क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं किया? तो MNR 4 के बच्चे टोटल 4 पेज छोड़ो। 4 मतलब 1 2 3 4, ठीक है? और एक और एक्स्ट्रा छोड़ दो, 5। 5 पेज छोड़ो, ठीक है? 5 छोड़ दिया ना, मतलब आगे पीछे मिला के 10 हो जाएंगे मतलब वो, ठीक है? अब आप पेज नंबर निकालो 189 मॉड्यूल में, पेज नंबर 189। निकाल लिया? और जिसको मैंने छुड़वाया है वो ये मत सोचना कि आज जो अपन पढ़ेंगे उसमें पहले का कुछ लिंक होगा। जहां पर लिंक होगा मैं डायरेक्ट बता दूंगा, अदरवाइज सब नया होगा जो भी होगा, ठीक है ना? तो एकदम फ्रेश अपन पढ़ रहे हैं। तो बेटा एक्चुअल में अगर आप पेज नंबर 189 देखोगे तो 189 पेज नंबर पर आपको वर्क के बारे में मिलेगा। उसने वर्क के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? वर्क जो होता है बेटा, वर्क दो तरह का होता है। एक अपन बोलते हैं पीवी वर्क, एक अपन क्या बोलते हैं? पीवी वर्क। और एक अपन बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। पीवी और
नॉन पीवी। पीवी वर्क अपन किसको बोलते हैं? जैसे कंप्रेस हुआ, एक्सपैंड हुआ, है ना, कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, तो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स हैं वो सारे पीवी के एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने मान लो कि ये कंटेनर लिया, मैंने पी डेल्टा वी लिखवाया था आपको फॉर्मूला, कंप्रेशन एक्सपेंशन की तो बात की थी। तो जब आप कंप्रेशन एक्सपेंशन कर रहे हो उसमें जो भी वर्क लग रहा है वो पीवी वर्क है, ठीक है। तो सर नॉन पीवी वर्क कौन सा है? पहली चीज तो मान ले कि ये कंटेनर है अपना, ये सिलेंडर है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि इसके अंदर अपन ने गैस ले लिया, इसको कंप्रेस किया, इसको एक्सपैंड किया, तो कौन सा वर्क है? पीवी वर्क है। क्लियर है? इसके जगह अपन ने क्या किया, ना तो कंप्रेस किया ना एक्सपैंड किया, अपन ने इसको एज इट इज छोड़ दिया, और अब अपन ने इसको ऑसिलेटर में रख दिए और ये ऑसिलेट कर रहा है, इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो ये आपने वर्क किया है, मगर इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं किया, तो ये कौन सा है? नॉन पीवी है। समझ में आ गई बात? मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया, ना कंप्रेस किया ना एक्सपैंड किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया, तो ये भी क्या है? नॉन पीवी। अच्छी बात ये है कि अपन नॉन पीवी को डिस्कस नहीं करते इस चैप्टर में। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं बार बार वो किसको कर रहे हैं? पीवी वर्क को, जिसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन आ रहा है बार बार। समझ में आ गई बात? बेटा ये जो पीवी वर्क होता है, आप याद करो अपन ने वर्क का एक फॉर्मूला डराइव किया था विच वाज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ये लिखा था। अब बेटा एक चीज याद करो, जब मैंने आपको रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल पढ़ाया था, तो रिवर्सिबल इररिवर्सिबल में एक चीज अपन ने ऑब्जर्व की थी कि अचानक से बड़ा चेंज किस में आया था? रिवर्सिबल में, सॉरी इररिवर्सिबल में, और छोटे छोटे चेंजेस। समझ में आ रही है बात? बेटा जब बड़े चेंज की अपन बात करते हैं तो डेल्टा लगाते हैं, और जब छोटे चेंज की बात करते हैं तो डी लगाते हैं। समझ में आ गई बात? तो मुझे बताओ, डेल्टा लगा रहे हैं, डेल्टा लगाया तो बड़ा चेंज की बात की, तो बताओ कौन सा था ये जो वर्क हमने पहले कैलकुलेट किया था, दिस वाज इररिवर्सिबल वर्क। समझ में आ गई बात? तो सर फिर रिवर्सिबल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो अपन अब ये भी अब डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप 189 पेज नंबर पर देखो, इस सीक्वेंस में चीजें उसमें डिस्क्राइब की हुई है कि दो तरह का वर्क हो गया, पीवी नॉन पीवी। उसमें पीवी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिवर्सिबल और, अब अपन देखेंगे कि रिवर्सिबल वर्क कैसे डिराइव करें, कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप कॉपी में हेडिंग लिखो, ये एक बैच के बच्चों की हेडिंग हो चुकी है, ये MNR 4 का नहीं हुआ, MNR 4 हेडिंग लिखो, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। लिख लिया हेडिंग, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। बेटा उसमें नेक्स्ट लाइन में अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या लिखवा है? वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, मतलब जितने भी वर्क के जो भी पॉसिबल फॉर्मूला एक साथ लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले अपन इस रिवर्सिबल वाले की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लिखो वर्क डन इन रिवर्सिबल, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख लिया आपने? वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा इधर देखो आप, जब अपन ने डिफरेंसेस लिखे थे ना रिवर्सिबल इररिवर्सिबल के, तो लास्ट में आपको याद आना चाहिए मैंने एक रिलेशन लिखा था कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस कुछ लिखा था। बेटा उसी को रिवर्सिबल के लिए अगर अपन याद करें तो याद कर सकते हैं अपन कि P एक्सटर्नल इट इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस क्या लिखना चाहिए? डेल्टा। तो बेटा इररिवर्सिबल में था, तो रिवर्सिबल में क्या लिखना चाहिए? डीपी। क्लियर है? अब बेटा वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला पहली बात तो अपन लिखे थे माइनस पी डेल्टा वी। पहली बात तो ये कौन सा वर्क है? ये जब वॉल्यूम आप V1 से V2 तक लेके जा रहे हो ना, चाहे कंप्रेस किया या एक्सपैंड किया, तो उस पूरे ड्यूरेशन में जो वर्क आपको करना पड़ा, ये वो वर्क आपने कैलकुलेट किया था। अगर इसी चीज को अपन रिवर्सिबल वे में कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो? बेटा इररिवर्सिबल में तो सीधे से ब्लॉक रख दिया था, जबकि रिवर्सिबल में आपने क्या किया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले थे। जब आपने एक पार्टिकल डाला थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, फिर एक पार्टिकल डाला थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, फिर एक पार्टिकल डाला थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, ऐसे करते करते जब इनफाइनाइट पार्टिकल्स डाल दिए तो जैसे जैसे कंप्रेशन होता गया वैसे वैसे V1 से कहां तक चला गया? V2 तक चला गया। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? तो हम कौन सा वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं? हम ये टोटल जितने भी आपने कंप्रेशंस किए हैं, इन सब में जितना भी वर्क लगा है, उस टोटल वर्क को अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस V1 से V2 को जो आपने इनफाइनाइट स्टेप्स में करवाया था, टोटल ऐड करने पर अपने को टोटल वर्क V1 से V2 को कितना मिलने वाला है। समझ में आ गई बात?
अब बेटा कभी भी आपको खुद को पता है कि जब छोटी छोटी चीजों को अपन ऐड करते हैं तो ऐड करना होता है इंटीग्रेट करना, ऐड या जोड़ना क्या होता है इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। तो आप क्या करना चाहते हो, छोटे 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 जो वर्क अपन ने किए इन सबको कंसाइज करना चाहते हो, मतलब क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। और कहां से कहां तक करेंगे, V1 से लेकर V2 तक। बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं बेटा, इसी चीज को अपन डराइव करते हैं माइनस ऑफ जो फॉर्मूला है P एक्सटर्नल dV, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू V1 टू V2। क्लियर। अब एक काम करते हैं, जो पहला वाला रिलेशन है उसको यहां पुट करो। जब पुट करोगे तो रिलेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, मैं लिख सकता हूं V1 से V2, ये हो जाएगा बेटा P इंटरनल प्लस माइनस dP इंटू क्या हो जाएगा dV। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V1 से V2, ये हो जाएगा P इंटरनल dV प्लस माइनस क्या लिख सकता हूं dP dV। बेटा D जो होता है, D पहले से ही बहुत ही छोटा सा चेंज होता है ना। डी मतलब देखो एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जितने अपन ने पार्टिकल्स डाले हैं तो उसकी वजह से प्रेशर कम या ज्यादा जो हुआ होगा तो बहुत ही छोटा छोटा चेंज हुआ होगा ना। तो ये मान के चल लो कि 10 की पावर -8 या -9 के ऑर्डर में वो चेंज आ रहा होगा। समझ में आ गई बात। और उसी तरीके से डीवी, डीवी भी तो बहुत ही छोटा होगा, तो वो बहुत ही छोटा होगा, मतलब वो भी 10 की पावर -8 या -9 के ऑर्डर में होगा। तो मुझे बताओ, जब दो छोटी छोटी चीजों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा होता है कि बड़ा होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये टर्म तो भाई नेग्लिजिबल हो गया। तो बेटा फाइनल जो रिलेशन आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ P इंटरनल dV आ रहा है। मुझे बताओ, जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट भी तो वॉल्यूम की लगाई है। तो एक काम करते हैं कि इस P को अगर वॉल्यूम के टर्म्स में अपन कन्वर्ट करें तो मुझे याद आया कि यार PV इज इक्वल टू nRT नाम की भी कोई चीज होती है। तो यहां से आप अगर P निकालोगे तो क्या हो जाएगा nRT अपॉन, एक काम करते हैं इस P को अपन पुट करते हैं। जब इस P को अगर आप पुट करोगे तो देखते हैं रिलेशन क्या आएगा। तो बेटा P को पुट करने पर मैं बोल सकता हूं कि W इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 और क्या हो जाएगा nRT अपॉन V, और ये क्या हो जाएगा dV। क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ बेटा, ये इंटीग्रेशन तो V के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका मतलब N R और T ये तो कांस्टेंट है, इसको करो बाहर। जब बाहर करोगे तो -nRT इंटीग्रेशन V1 से V2 और क्या हो गया dV बाय। अब बेटा याद करो, फिजिक्स में सर ने बताया होगा, बताओ इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता है, क्या होता है ln x, क्या होता है ln x। तो बेटा वो तो इंटीग्रेशन dx बाय x था, ये तो इंटीग्रेशन dv बाय v है, तो क्या लिखना चाहिए ln v। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस nRT ln v, और लिमिट कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। क्लियर है क्या। अब डाउट ये है कि सर अब क्या करें, बेटा अब लिमिट लगाओ। कैसे लगाते हैं, हायर माइनस। तो जब हायर माइनस लोअर लगाओगे तो -nRT ये क्या हो जाएगा ln V2 ln V1। क्लियर है। अब यहां पर मेरा काम स्टार्ट हो गया। मुझे बताओ, लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, log A माइनस log B क्या होता है बेटा, log A अपॉन B। तो क्या हो जाएगा -nRT ln क्या लिखोगे V2 अपॉन V1। क्लियर है। बेटा आप याद करो, मैंने अब जब तो आयनिक स्टार्ट ही किया था तब मैंने बताया था कि अगर log का बेस e होता है तो ln लिखते हैं, और उस बेस e को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2.303 nRT log क्या हो जाएगा ये V2 बाय। क्लियर हो गई बात। सर ये बेस 10 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बेटा तूने आयनिक में इतने अच्छे से जो लॉग सीखा था वो तो बेस 10 में ही सीखा था, तो 10 में कन्वर्ट कर देंगे ताकि अपन उससे फैमिलियर हो जाएं। तो बेटा ये आपके पास आया W रिवर्सिबल, ये फाइनल फॉर्मूला है। तो ये तो पूरी की पूरी डेरिवेशन थी, अदरवाइज ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है केवल। बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिखवाया था हेडिंग, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सर रिवर्सिबल तो समझ में आ गया, आपने रिवर्सिबल तरीके से इसको पूरा का पूरा डराइव किया था। सर आइसोथर्मल का यहाँ पर क्या रोल था। आइसोथर्मल बेटा यहाँ तो तू ये समझ सकता है कि यहाँ पर सिर्फ टी लिखा है, डेल्टा टी नहीं लिखा, और अगर टी लिखा है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्या मतलब निकाल सकते हो बेटा, कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं अपन, देख इधर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप देखोगे तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, क्या मैं बोल सकता हूं प्रोसेस मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन में मोल भी कांस्टेंट होंगे। तो बताओ ये भी कांस्टेंट, तो क्या लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब होता है बेटा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो P1V1 इक्वल टू P2V2। जहां जरूरत पड़े अपन ये भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? पर मुझे इस हिसाब से बताओ कि अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इसका मतलब जो रिलेशन वॉल्यूम का उसका उल्टा रिलेशन। तो अगर वॉल्यूम में V2/V1 था तो प्रेशर में P1/P2 होगा। तो इसी को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, W रिवर्सिबल इट इज इक्वल टू -2.303 nRT log, क्या लिखोगे, P1/P2। अब वापस से बता देता हूं बेटा, यहां पर किसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 2.303 में कोई दिक्कत नहीं है, मोल में कोई दिक्कत नहीं है, आर की वैल्यू डिपेंड करते कि किस यूनिट में आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो वो तीन वैल्यूज मैंने बताई थी, तीनों आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या बताई थी? जूल में क्या होगी 8.314, लीटर एटीएम में क्या होगा 0.0821, और कैलोरी में क्या होगा। क्लियर हो गई बात? और ये रिलेशन आपके सामने आ चुका है। अब आपको क्या करना है, क्या हेडिंग लिखवाया, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस के बाद ये लिखवा दिया था क्या, वर्क डन इन आइसोथर्मल। तो पहली हेडिंग तो आपको लिखनी थी वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। इसके बाद इसमें फर्स्ट आपको हेडिंग लिखनी थी वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखो। दोनों रिलेशंस नोट करने हैं आपको, ये फॉर्मूला, और उसके बाद फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस से जो लिखा है वो पूरा नोट करना है। ठीक है ना? तो फिर जो नोट नहीं करना वो मैं मिटा देता हूं। हाँ बेटा, ये ये अच्छे से लिख लेना, V2/V1 है ये। उधर वाला दोबारा बताऊं, ले दोबारा देख ले, यहां तक समझ में आ गया क्या तेरे को? अब बेटा क्या है कि आइसोथर्मल में क्या होता है, डायरेक्ट ध्यान रख ले कि पीवी कांस्टेंट होता है, एक्चुअल में फिजिक्स में बताया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की डेरिवेशन भी आती है। अलग अलग लॉ को मिक्स करते हैं, जैसे कोई बॉयल्स लॉ होता है, कोई चार्ल्स लॉ होता है, कोई गैलुसेक्स लॉ होता है, कोई एवोगैड्रो लॉ होता है। हर लॉ से कंक्लूजन आता है, और जब सारे लॉ के कंक्लूजन को मिक्स करते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आता है। तो वहां पर कहीं पर जहां आइसोथर्मल प्रोसेस आता है वहां पर ये बॉयल्स लॉ करके आता है, विच इज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उस केस में अपन क्या करते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने खुद तेरे को तेरे सामने बता दिया क्यों आ रहा है। ठीक है? तो यानी कि उस केस में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो मतलब कम क्यों होगा, ताकि उसकी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आए। समझ में आ गई बात? तो मतलब तू प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन लिख रहा है वो तो हर बार कांस्टेंट ही आ रहा है ना। इसका मतलब P1V1 लिख, चाहे P2V2 लिख, चाहे P3V3 लिख, ये हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी तेरे को। समझ में आ गई बात? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो P1V1 इक्वल टू P2V2, यानी फिर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी अपन बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसे देख ले कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट इनटू 1/V आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, कांस्टेंट तो तब आता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है। तो बता, यहां पर मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले वाले स्टेप देखता तो मैं बोल सकता था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आया। तो उसी चीज को मैंने यहां पर उल्टे तरीके से लिख दिया। समझ में आ गई बात? मेरे भाई तू इतनी लेट क्यों जगा, पहले तो ये बता। कम से कम भी 3 से 4 लेक्चर में बार बार मैं यही चीज बोलता हूं कि प्रोसेस में हर बार मोल क्या है, कांस्टेंट है। मुझे एक चीज बता कि जितने भी लोग हैं, तू मार्केट में गया जैसे मान ले, अब या कहीं पर भी तो किसी भी एक हॉस्टल में रहता है, लेट सपोज, 3 तरह के नेचर हो सकते हैं। एक नेचर हो सकता है कि तू किसी से बात नहीं करता, एक नेचर हो सकता है कि तू बहुत ही फ्रेंडली है, और एक नेचर होता है कि तू हर किसी से लड़ता है। ठीक है? अगर तू नॉन रिएक्टिव होगा
किसी से बात नहीं करेगा, इसका मतलब कुछ नहीं, तो किसी के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं करेगा, सबके नेचर एक जैसे, मतलब जितने पार्टिकल्स है उतने ही है। अगर तू फ्रेंडली होगा मतलब ग्रुप बना के रहेगा, तो मतलब 2 से 1 कर देगा तू। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के मतलब अगर रिएक्टिव होती हैं गैसेस तो उस केस में मोल्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है एक टूट के 2 बना दे, हो सकता है 2 टूट के 1 बनाते हैं। यहां पर एक ही कंटेनर के अंदर तुमने जो भी पार्टिकल्स लिए वो तो एक ही टाइप की गैस है। मान लो ऑक्सीजन ही ले ली, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन ही तो बनाएगा। तो रिएक्ट क्यों होगा मेरे भाई? वो तो सारे एक जैसे हैं, तो मोल्स तो उतने रहेंगे। आएगा समझ? तो ये चीज तो पहले भी बता चुका था मैं। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तब सवेरा। लिख लिया गया ये? अब बेटा दूसरा लिखो। वर्क डन इन रिवर्सिबल adiabatic process. लिख लिया? क्या लिखवा है? वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटा इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जो फर्स्ट लॉ में अपन ने पढ़ी थी, है ना? अपन इसी में देखते हैं कि इसको इससे रिलेट करें तो क्या मिल सकता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्यू जीरो। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू? इसका मतलब जो फॉर्मूला डेल्टा ई का वही फॉर्मूला डब्ल्यू का। समझ में आ गई बात? अब इस हिसाब से मुझे बताओ, मैंने जब हीट कैपेसिटीज आपको पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा आप टेंशन मत करना, जिन्होंने पढ़ा है वो खुद याद करो, कि मैंने आपको एनसीवी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी करके कुछ बताया था। याद आ रहा है? तो बताओ डेल्टा ई की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला टर्म देखोगे, और मुझे बताओ मोलर वाला टर्म उस केस में क्या आया था? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये तो एनसीवी डेल्टा टी आया था? आया था कि नहीं आया था भाई? अबे जिसने पढ़ा है वो तो रिस्पॉन्ड कर दो। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, तो यही किसका? वर्क का भी फॉर्मूला। सर क्यों डिस्कस किया इसको? जैसे मान लो हमें वर्क का फॉर्मूला क्या पता है अभी? आपको वर्क का फॉर्मूला पता है सर, माइनस पी डेल्टा वी होता है, या फिर -2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, ये होता है। सर मगर मान लो कि वो मुझसे बोला कि ना वर्क निकाल जब सीवी इतना है डेल्टा टी इतना है, जब सीवी इतना है डेल्टा टी इतना है। तो सर डेल्टा टी दे दिया सर, हमने तो आइसोथर्मल के पढ़े थे। सर ये सीवी क्या है, सीपी क्या है? तो बेटा उसी के लिए ही याद कर ले कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से एडियाबेटिक की अगर बात कर रहा है तो क्यू जीरो, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब जो फॉर्मूला डेल्टा ई का वही फॉर्मूला किसका? वर्क का। तो इसके फॉर्मूले में ये आता है, इसका मतलब इसमें भी यही फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो अगर वो आपको बोलता है कि सीवी इतना है डेल्टा ई इतना है, वर्क निकालो, निकाल लो डायरेक्ट। समझ में आ गई बात? अब जिनको ये रिलेशन नहीं बताया अभी आप ये डायरेक्टली ध्यान रखो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल वो समझा दूंगा मैं, क्या जो मैंने देखो लास्ट लेक्चर में बताया था एक्चुअल में वो आया कैसे था। ठीक है ना? तो अभी के लिए आपको 2-3 चीजें नई नई मैं बताऊंगा, जो मैं इनको पढ़ा चुका हूं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है ना? तो अभी सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि हाँ ये होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बता दूंगा। तो ये आगे आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। नोट करो पहले तो ये जिसको डाउट है कि सर ये सीवी क्या है, सीपी क्या है, सर बिल्कुल थोड़ा सा नोन हो गया सर, थोड़ा सा तो बेसिक से बता दो सर, पढ़ा देना चाहे से नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको बता देता हूं वापस से। हीट कैपेसिटीज होती है बेटा, हीट कैपेसिटीज बताई थी मैंने, 3 तरह की हीट कैपेसिटी बताई थी। जो टॉपिक है जो आप भी पढ़ोगे उसका नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ताकि आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फील नहीं आया। 3 तरह की हीट कैपेसिटी होती है, एक होती है हीट कैपेसिटी, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 3 तरह की हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी होता क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी को सी एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि मोलर मतलब एम आ गया, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब सी तो तीनों में आता है, बस सी को लिखने का तरीका अलग अलग होता है इन सब में। ठीक है?
हीट कैपेसिटी होता क्या है? पहली बात तो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, हीट कैपेसिटी तीनों में आ रहा है नाम। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब तीनों में कुछ तो कॉमन होगा और कुछ अलग होगा। कॉमन क्या है इन सब में? इन सब के अंदर बेटा आप वो हीट कैलकुलेट कर रहे हो। पहली बात तो तीनों में आप अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर रहे हो। ये कौन सी अमाउंट ऑफ हीट है? ये क्यू हो गया अमाउंट ऑफ हीट। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने में आपने दी है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने लेट सपोज एक सैंपल लिया, कार्बन का सैंपल लिया, कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल होगा, हो सकता है 100 ग्राम कार्बन हो आपके पास, ठीक है। जितना भी सैंपल आपने लिया, आपने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया। आप हीट कैलकुलेट करते गए। कहां तक हीट सप्लाई किया? जैसे इस पूरे सैंपल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, वैसे आपने कैलकुलेट कर लिया कि हीट कितना दिया था। तो वही गिवन अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको अपन बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तीनों में यही बात है। समझ में आ गई बात? तो इसी चीज को बेटा अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोटल क्यू हीट सप्लाई कर दिया था, और इस क्यू हीट को सप्लाई करने की वजह से टोटल 5 डिग्री सेल्सियस का राइज आ चुका था। आया कि नहीं आया? पर बताओ क्या ये क्यू होगा? क्या क्या ये हीट कैपेसिटी होगा? क्या नहीं। हीट कैपेसिटी तो 1 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करो। तो 5 का चेंज हुआ तो इतना, तो 1 का चेंज होगा तो कितना? Q/5 होगा कि नहीं होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 तो राइज था, राइज मतलब चेंज था, चेंज मतलब डेल्टा टी था। समझ में आ गई बात? तो ये जो पोर्शन है बेटा, इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज सी, जिसको अपन हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ ना कुछ किया था तो अपने पास ये रिलेशन आ गया था। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा फैमिलियर हुआ? तो सर ये सीवी क्या है? बेटा अगर इसी हीट कैपेसिटी को वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए अपन देखते हैं तो ये होता है सीवी। और अगर इसी हीट कैपेसिटी को प्रेशर कांस्टेंट करते हुए देखते हैं तो ये होता है सीपी। अब देखो क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी तो डेल्टा ई की बात करोगे, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो आपके पास सीवी होता है, ये वाला पार्ट होता है। समझ में आ गई बात? अगर इसमें सीपी कर देता तो सीपी करने पर तो आप हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता? डेल्टा एच। समझ में आ गई बात? तो अभी के लिए आप इन चीजों को भूल जाओ, ये तो वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज गिवन होती है, सीपी की, सीवी की, ठीक है ना। अदरवाइज अपने तो ये फॉर्मूला है सामने जो आपके लिखा हुआ है, ये नोट करो। नोट कर लिया क्या? अब इसमें अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जब मैंने हीट कैपेसिटीज पढ़ा दिया था बेटा, तो मैंने दो इक्वेशन बताई थी जो डायरेक्ट ध्यान रखनी थी अपने को। एक इक्वेशन थी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। क्या थी? सीपी माइनस सीवी इट इज इक्वल टू आर। इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये मैं बता चुका था, मेयर्स फॉर्मूला। और एक और इक्वेशन, एक और रिलेशन था अपने पास, सीपी बाय सीवी इट इज इक्वल टू गामा। इसको मैंने बोला था पॉइजंस रेशियो। क्या बोला था? पॉइजंस रेशियो। अब अपन एक काम करते हैं, इसी चीज को इस गामा के टर्म्स में डराइव करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर भी गामा का काम आता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके काम का नहीं है, वो फिजिक्स के अंदर डील करते हो। पर फिर भी क्योंकि वहां पर भी और यहां पर भी टॉपिक तो लगभग सेम है, तो चीजें तो अपन यहां पर भी लिख तो सकते हैं ना। या लिख लोगे, वहां पर आपको दोबारा सर बताएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ये तो हमने देखा भी था। समझ में आ गई बात? तो पर आप जब यहाँ की तैयारी करोगे तो आप केवल इन चीजों पर फोकस करना, गामा वाली चीजों पर ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसी फॉर्मूले को गामा के टर्म्स में अगर डराइव करेंगे तो क्या लिख सकते हैं। बेटा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये लिखवाया था। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ सीवी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सीवी, क्या मिलेगा बेटा बताओ? सीपी बाय सीवी माइनस वन इट इज इक्वल टू आर अपॉन, मुझे बताओ अभी ही मैंने लिखा था सीपी बाय सीवी क्या होता है? गामा होता है। तो ये मैं लिख देता हूं गामा माइनस वन इट इज इक्वल टू आर अपॉन, क्लियर है क्या? बेटा अगर आप इस सीवी को निकालोगे तो सीवी किसके बराबर आ जाएगा? सीवी निकालोगे तो बेटा सीवी आ जाएगा आर अपॉन गामा माइनस, बस इसी सीवी को अगर इसमें पुट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा ई इट इज इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। तो एक और रिप्रेजेंटेशन आ गया। समझ में आ गई बात?
और क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ना तो बहुत बच्चों जैसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। गामा गिवन होगा, -1 कर दो, मोल गिवन होंगे, आर आपको पता है, डेल्टा टी गिवन होगा, कैलकुलेशन ही तो बाकी है। अब समझ में आ गई बात? तो अगर अपन नहीं भी पढ़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको गामा तो वैसे भी गिवन ही होता है, ठीक है ना? नोट कर लो यहां तक। तो डेल्टा ई नहीं, डेल्टा ई के साथ डब्ल्यू भी लिखना चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू। लिख लिया आपने? तीसरा लिखो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। लिख लिया आपने? बेटा एक बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों का फॉर्मूला सोचते हैं। इरिवर्सिबल का फॉर्मूला था माइनस पी डेल्टा वी, और रिवर्सिबल का आया था -2.303 nRT log V2 बाय V1, यही आया था। मैंने क्या बोल दिया बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा वी जीरो यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले की अगर बात करोगे तो डेल्टा वी जीरो यानी कि वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से सेकंड यानी कि रिवर्सिबल वाले की भी बात करोगे तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब V1 V2 तो सेम हो गया ना, और अगर V1 V2 सेम हो गया तो log 1 और log 1 ये भी क्या हो गया? इसका मतलब चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी। तो लिखो वर्क डन इन, इसमें लिखो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, हाँ, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया? इरिवर्सिबल का तो बता ही चुका था स्टार्टिंग से ही। क्या लिखोगे आप? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लिख लो यही चीज। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में? वर्क डन जीरो, तो लिख लो इसमें वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि बताया था मैंने कि चाहे फ्री एक्सपेंशन हो जहां वैक्यूम हो, वर्क डन क्या होगा? क्लियर है? अच्छा, ये आइसोकोरिक बोलने का तरीका इसके पास दो तीन है। एक तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बोल दे क्वेश्चन में कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक हो सकता है कि वो बोले कि रिजिड कंटेनर है,
अगर रिजिड कंटेनर भी बोल दिया तब भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू, ये भी हो सकता है कि वो क्लोज्ड कंटेनर बोल दे, अगर क्लोज्ड कंटेनर भी होगा तब भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वहां पर भी वॉल्यूम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो बेटा ये तो अपन ने वर्क के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखे, अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस, 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas is compressed, is compressed isothermally and reversibly, isothermally and reversibly from 10 liter, from 10 liter to 2 liter. Calculate delta E, comma Q and W in calories. सॉल्व करो। किस किस का आंसर आ गया भाई? आइसोथर्मल बोल दिया तो डेल्टा ई क्या होगा, और फर्स्ट लॉ की इक्वेशन होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा ई 0 यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो अगर आपने डब्ल्यू निकाल लिया
तो साइन चेंज करते ही अपने को क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो डब्ल्यू किस किसने निकाल लिया, 966 या 967.26 आना चाहिए। एग्जैक्ट तो 967.26 आना चाहिए, वरना 966 के आसपास भी आ रहा है तो भी सही है। किस किस का आ गया ये आंसर। तो जिसका आंसर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको पता ही है, -2.303। अब पता है गलतियां क्या की होगी किसी ने। अच्छा किस किस का गलत आया। अब आप मुझे बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में पुट कर दिया टेम्परेचर। ये देखो एक दो दो तीन स्टूडेंट है। बेटा टेम्परेचर हमेशा किस में पुट करना है, केल्विन में। समझ में आ गई बात। अच्छा आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने आर की वैल्यू गलत पुट कर दी। ये देखो समझ में आ गई बात। तो जब भी आप गलती करो ना तो वहां पर उस चीज को लिखो। जैसे आर गलत पुट कर दिया तो आर वापस से लिखो। 3 वैल्यूज होती हैं आर की, कौन कौन सी, 0.0821, 2 और 8.3। 8.3 कब यूज करोगे, जूल में, है ना। और 2 कब यूज करोगे, कैलोरी में। और 0.0821 कब यूज करोगे, लीटर एटीएम में। क्लियर है बात। ऐसे टेम्परेचर अगर गलत पुट किया तो आप लिखो हिंदी में कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। एक और क्वेश्चन दूं। अगला सवाल, 10 मोल, लिखो आप, 10 मोल of an ideal gas, 10 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius and 10 atm pressure, 10 atm pressure occupying a volume of, occupying a volume of 24.6 liter, 24.6 liter undergoes following changes. फर्स्ट पार्ट लिखो, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, isothermal and reversible expansion up to 246 liter। देख लिया। सेकंड, isothermal and irreversible expansion up to 246 liter। Calculate work done in liter ATM।
आ गया फर्स्ट का? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? वर्क आया था 967.26। अभी सेकंड पार्ट क्वेश्चन का वापस से बोल देता हूं। क्या है? आइसोथर्मल एंड इररिवर्सिबल एक्सपेंशन अप टू 246 लीटर। माइनस या प्लस? पता है कुछ बच्चे V1 V2 गलत पुट कर देंगे। V1 की जगह V2 पुट कर देंगे, V2 की जगह V1 पुट कर देंगे। V1 V2 कैसे पुट करते हैं? जो बाद वाला है वो V2 है, जो पहले वाला है वो V1 है। तो बाद में कितना हो गया वॉल्यूम? 246 हो गया भाई। सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का आंसर आना चाहिए भाई -567.23 लीटर एटीएम। किस किस का आंसर आ गया ये? -567.23 लीटर एटीएम। जिसका आंसर नहीं आया आंसर लिखो, -567.23 लीटर एटीएम। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले पे स्टार लगाओ। सर ये तो सिंपल है, इस पे क्यों स्टार लगवा दिया? बेटा इररिवर्सिबल बोल दिया तो पहले तो फॉर्मूला बताओ, क्या पुट करोगे? -P∆V ही तो पुट करोगे, यही तो पुट करोगे। अब मुझे बताओ प्रेशर क्या पुट करने वाले हो? 10 है ना, यही तो गड़बड़ करोगे। मेरी बात सुनो आप। पहली चीज तो आइसोथर्मल बोल दिया। क्या बोला? आइसोथर्मल। अभी ही मैंने बताया था आइसोथर्मल मतलब क्या होता है। क्या मैं बोल सकता हूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट? इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या फिर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही सब बताया कि नहीं बताया? अब मुझे बताओ क्या वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ प्रेशर भी तो चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो तो पहले वाला प्रेशर था, अब तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो प्रेशर भी तो चेंज होगा। तो मुझे बताओ जब भी दो प्रेशर होते हैं तो कौन सा प्रेशर लेते हैं, इनिशियल या फाइनल? तो फाइनल प्रेशर तो निकालो। समझ में आ गई बात? तो इसमें दिक्कत ये थी कि आइसोथर्मल बोल दिया था, और आइसोथर्मल मतलब प्रेशर चेंज तो वॉल्यूम चेंज। तो यानी कि पहला वाला प्रेशर आपको गिवन है 10 और पहला वाला वॉल्यूम गिवन है 24.6। बाद वाला प्रेशर हमें निकालना है और बाद वाला वॉल्यूम है 246। तो कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। ये आएगा 1 एटीएम, यानी कि 1 से कैलकुलेट करना है आपको। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -P∆V -1 इंटू डेल्टा वी लगा दो, और ये आ जाएगा भाई -221 पॉइंट समथिंग आएगा, -221.4 लीटर एटीएम। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10 मोल 10 मोल
of ideal gas, 10 mole of ideal gas is expanded in reversible isothermal manner from 10 meter cube to 100 meter cube at 27 degrees Celsius. 10 meter cube to 100 meter cube at 27 degree Celsius. लिख लिया? Calculate first part delta H, second part delta E, third part W और fourth part Q. कैलकुलेट करो इन कैलोरीज, कैलोरीज में कैलकुलेट करो. क्या क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एच, डेल्टा ई, डब्ल्यू और क्यू. हाँ भाई, माइनस भाई डेल्टा एच और डेल्टा ई तो इजी है. कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में डेल्टा एच क्या होता है? 0. अब जिसको नहीं पता था लिख लो अच्छे से. आइसोथर्मल में डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या लिख देते हैं सीधे? 0. तो आइसोथर्मल था मतलब डेल्टा एच 0, डेल्टा ई भी 0. अब बात आ गई डब्ल्यू और क्यू की. अब फर्स्ट लॉ सोचो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर डेल्टा ई 0 यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. अब जैसे इसका डाउट है कि सर कैलकुलेशन में 2.303 लेना है या 2.3 लेना है, बेटा ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको. जैसे अभी ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, आप 2.3 से कैलकुलेट कर लो. अगर ऑप्शंस दिए भी हैं तो अगर दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेट लो. जैसे मान लो कि 0.0821 है, ऑप्शंस अगर दूर है तो 0.08 लो. 8 पॉइंट अब क्या है? 8.314 है, 8.3 ले लो. 2.303 है, 2.3 ले लो. पास पास में तब सेकंड या थर्ड डिजिट तक जाओ. तो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली, -2.303 nRT log V2 by V1.
आर की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, टेम्परेचर कितना पुट करोगे 300, तो कैलकुलेट कर लेना आंसर शुड कम आउट टू बी माइनस ऑफ 13818, माइनस ऑफ 13818 यानी कि माइनस ऑफ 13.8 किलो कैलोरी। आ गया? तो वर्क कैसे आएगा भाई? वर्क का फॉर्मूला W it is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Three mole of an ideal gas, 3 mole of an ideal gas at 150 Kelvin, 150 Kelvin and 2 atm pressure, 2 atm pressure is compressed reversibly and adiabatically, reversibly and adiabatically until temperature reaches 200 Kelvin. Temperature reaches 200 Kelvin. Full stop. Calculate W if लिखो CV is equal to 27.5 जूल पर मोल पर केल्विन। 27.5 जूल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन पढ़ो वापस से। क्या पूछा है आपसे? वर्क पूछा है। अब दिक्कत यह है कि सर वर्क में तो अपन माइनस पी डेल्टा वी लगाते हैं या माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 लगाते हैं। सर ये सीवी की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करें? तो बेटा याद करो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से अभी ही मैंने बताया था कि एडियाबेटिक मतलब क्यू जीरो। इसका मतलब जो फॉर्मूला डेल्टा ई का वही फॉर्मूला डब्ल्यू का। तो बताओ ये क्या हम लिख सकते हैं कि एनसीवी डेल्टा टी ही तो लिखा था। अब आप देख लो, तो एन गिवन है, सीवी गिवन है, डेल्टा टी वो भी गिवन है। अब कैलकुलेट करना है, आंसर बताओ। किस किस का आंसर आ गया? 4125 आना चाहिए। यही आ रहा है? इसके बाद बेटा आप हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो आप spontaneous and non-spontaneous and non-spontaneous process, spontaneous and non-spontaneous process, और स्टार लगा लो इस पे।
स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा याद करो, स्टार्टिंग में मैं कुछ वेरिएबल्स लिखता था जो अपन ने नहीं पढ़े थे। मैं लिखता था, जैसे H लिखता था, मैं E लिखता था, मैं G लिखता था, मैं S लिखता था। मैंने आपको H पढ़ा दिया, E पढ़ा दिया, अब क्या बाकी है? G और S। ये जो G और S है बेटा, ये इसी टॉपिक से रिलेट होने वाला है। समझ में आ गई बात? यू मान लो कि अब थोड़ा सा, ये जितना भी ये चैप्टर बाकी है अब इसी से रिलेटेड बाकी है। मैंने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन से थे? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। कौन कौन सा पढ़ा दिए? जीरोथ और फर्स्ट। अब जो सेकंड और थर्ड लॉ बाकी है वो इसी से रिलेटेड बाकी है। आप याद करो, जब सबसे पहला लेक्चर था तब मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में क्या क्या करने वाला है। मैंने आपको बताया था फिजिबिलिटी के बारे में बात करोगे इस चैप्टर में। फिजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा H2O सॉलिड है, इसका कन्वर्जन हो रहा है H2O लिक्विड में। मैंने आपसे पूछा था कि -5 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ मेल्टिंग होगा कि नहीं होगा? आपने कहा था नहीं होगा। मैंने बोल दिया -5 की जगह मान ले 25 डिग्री सेल्सियस है, अब बता मेल्टिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मतलब आप होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आप बता रहे हो, तो फिजिबिलिटी की बात कर रहे हो। तो यही जो फिजिबिलिटी अपन देख रहे हैं, ये और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में कैसे आंसर करेंगे, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? तो जो फिजिबिलिटी में बोलता था ना कि इस चैप्टर में अपन ये भी देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, तो कहां से पता लगेगा? यहां से पता लगेगा। अब बात आती है, सर ये है क्या? जब इसमें इतनी सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? पहली बात तो मैंने बोला फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब कोई भी प्रोसेस अगर होगा मतलब फिजिबल है, अगर नहीं होगा मतलब फिजिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? अगर फिजिबल है मतलब स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ गई बात? कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है उसका दूसरा शब्द क्या है? स्पॉन्टेनियस। कोई भी प्रोसेस अगर नहीं हो रहा उसका मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? अब बात आती है, सर ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से बताओ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपन किसको बोलते हैं? पूरे नेचर में, फोन चला रहा है क्या? हाँ तो जेब में डाल ले उसको। हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पूरे नेचर में ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं, सुनना ध्यान से, पूरे नेचर में ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं जो अपने आप हो रहे हैं, या फिर एक इनिशिएशन दिया अब अगर अपने आप हो रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। या तो अपने आप हो गए, या हल्का सा इनिशिएशन दिया अब अपने आप होना चालू कर दिया, क्या बोलोगे उसको? स्पॉन्टेनियस। और ऐसे प्रोसेस जिनको अपन को मेहनत लगानी पड़ेगी कंटिन्यू, एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, तब वो प्रोसेस अगर होगा तो क्या बोलोगे उसको? नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये मार्कर ऊपर उछालना था तो मुझे एफर्ट लगाने पड़े, अपने आप नहीं हो रहा, मुझे करना पड़ा, प्रोसेस क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। जब ये ऊपर गया तो बताओ क्या नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने आप नीचे आ रहा है, तो प्रोसेस कैसा हो गया? समझ में आ गई बात? हीट का फ्लो, कभी भी गर्मी पड़ती है तो आइसक्रीम तो अपने आप ही मेल्ट होती है ना, तो हीट का फ्लो जो हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, अपने आप हुआ ये, तो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? फ्लो ऑफ गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप मूव करती है, ये प्रोसेस भी क्या हो गया? पानी का फ्लो, सुबह सुबह नहाने के लिए बाल्टी एकदम भर दी, हो सकता है अब नहा के नहीं आए हो, चलो नहा के आए हो मान लो, अब क्या हुआ कि अपन ने क्या किया, ध्यान ही नहीं रहा अपना, और बाल्टी पूरी की पूरी भर गई, अब ओवरफ्लो अपने आप ही तो होगा। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आप सबको पेरेंट्स छोड़ने आए थे यहाँ पर कुछ महीनों पहले, एक दो महीने जितना भी टाइम आपको हो गया, पेरेंट्स छोड़ने आए थे। किस किस के पेरेंट्स छोड़ने आए थे? लगभग सभी के, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स छोड़ने आए थे। तो अब मुझे बताओ कि जब आए थे तब मम्मी जो है वो बढ़िया एकदम अच्छे से रूम करके गई, साफ सुथरा रूम एकदम शानदार। पहले हो सकता है कि रूम की कंडीशन भी सही नहीं हो, धूल मिट्टी छा रही है उसके अंदर, है ना, पर्दे वर्दे लगा दिए, जो भी मम्मी को जो भी करना था बढ़िया शानदार रूम कर दिया उन्होंने। उन्होंने एकदम सेट कर दिया, बेटा ये नाश्ते का ये वाला एरिया हो गया, डब्बे यहाँ रख दिए मैंने नाश्ते के, उसमें लड्डू है, उसमें मटरी है, जो भी नाश्ता मम्मी ने दिया है आपको, जो भी आपको पसंद है वो सारी चीजें मम्मी ने रख दी। हो सकता है आपको जो भी चीजें पसंद हो। ऐसे ही आपने क्या किया, कपड़े के लिए एक अलग से शेल्फ बना दिया मम्मी ने, कि बेटा ये आपके कपड़े यहाँ पर इकट्ठे हो गए, बढ़िया एकदम प्रेस करके साफ सुथरे कपड़े वहां पर रखे हुए हैं। ऐसे क्या किया, ऐसे ही बुक्स अरेंज कर दी, बुक्स का काम आपने किया। हाँ भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब कभी भी स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आए तो फिजिक्स की मॉड्यूल लेने थे, फिजिक्स वाले पोर्शन में से, केमिस्ट्री में से, बायो में से। अब जैसे ही मम्मी गई, पापा गए, और अब अपन अपने माहौल में आए,
अब क्या हुआ, धीरे धीरे कभी भी क्लास से फ्री हुए, शर्ट यहां फेंकी, मतलब रैंडमली कोई भी बैग यहां पटका, और धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ कभी भी क्या होता था, पढ़ने बैठते थे जैसे, अब पढ़ने बैठे तो क्या हुआ, मन हुआ कि यार फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है, तो जो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के था, एक ही लाइन लगी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसमें से ढूंढता अच्छा केमिस्ट्री की कहाँ है मॉड्यूल, फिजिक्स के कहाँ है मॉड्यूल, ऐसा ही तो कुछ तो होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है भाई, मतलब ऐसे कपड़े भी कहीं भी पड़े हुए हैं, बुक्स कहीं भी पड़ी हुई है, कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है। तो मुझे बताओ, जब आपने रूम पहले सिस्टमेटिक था, अब रूम गंदा होता गया, तो क्या मेहनत करनी पड़ी, वो तो अपने आप होता चला गया। तो ये जो प्रोसेस था ये क्या था, स्पॉन्टेनियस था। पर अगर आपको संडे को ऐसा मन हो गया कि यार एक काम करता हूं, साफ कर लेते हैं आज रूम, तो आपकी जान निकलेगी साफ करने में, मेहनत करनी पड़ेगी, और जब अपने को एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने को करवाना पड़ रहा है उसको, तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो कि अभी अपन ने क्या किया, लेट्स सपोज सुबह का टाइम है, या जब भी आपका इवनिंग का टाइम है, जो भी आपका टाइम है क्लास का, उस हिसाब से सब अपने अपने क्लासरूम्स के अंदर अरेंज है, एक रेगुलर दिन चल रहा है, मंडे है लेट्स सपोज, MNR 4, 5, 6 अपने अपने क्लासरूम्स के अंदर है, ठीक है, पढ़ रहे हैं भाई, सब ठीक है। अब क्या हुआ, 8:30 बज गई, 7:45 बज गई, जो भी आपका टाइमिंग है जाने का, बेल बजी, ऑब्वियस सी बात है जाएंगे, भूख लगती है, इंतजार कर रहे हैं, घर पे भी कोई ना कोई हो सकता है, या हो सकता है कि आपको केवल भूख लग रही है, पढ़ना जो भी है, मतलब यहां से फ्री हो चुके हो आप। अब मुझे बताओ कि यहीं बैठे रहोगे क्या, क्या कोई डंडा लेके आएगा भाई निकल यहां से, अपने आप ही तो जाओगे। तो देखो, जब यहां पर थे अरेंज पैटर्न में थे, सब अलग अलग थे, और जैसे यहां पर बेल बजा, वैसे अपने आप सबके सब बाहर निकले और सब मिक्स हो गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ मिक्सिंग का, ये क्या हो गया। तो इसी को अगर दूसरे तरीके से अपन समझे तो ये समझ सकते हो कि मान लो कि मैंने कंटेनर लिया, ये अपने पास दो तरह के फ्लास्क हैं, ये मैंने स्टॉपर लगा दिया, ये ग्लास है, ये यहां पर ये ग्लास इधर का है इधर का है, इसमें मैंने लिया गैस ए, इसमें मैंने लिया गैस बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, स्टॉपर हटाया, तो बताओ गैसेस अपने आप मिक्स होंगी या हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो अपने आप मिक्स हुई, यानी कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ में आ गई बात। आपने जैसे क्या किया, लेट सपोज कैंडल था, अब कैंडल को आपने बर्न कर दिया, एकदम एक इनिशिएशन तो देना पड़ेगा ना, जैसे एक इनिशिएशन दिया, अब वो कंटिन्यूअस अपने आप चलता रहेगा, जहां तक उसके अंदर वो वैक्स होगा वहां तक वो चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है, सिर्फ एक इनिशिएशन की जरूरत थी, तो यही तो स्पॉन्टेनियस में बोल रहा हूं कि या तो अपने आप हो या एक इनिशिएशन दो, अब अगर वो अपने आप होगा तो उसको क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से मान लो कि अपन ने क्या किया, क्योंकि आपके पास एक्टिवा है, बाइक है या कार है, जो भी है, एक सेल्फ मारा अपन ने और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा, स्टार्ट हो गई तो भाई जब तक उसमें फ्यूल होगा तब तक वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ये मान लो कि आपने क्या किया, आपने एक्टिवा चला रहे थे, एक फिक्स एक्सेलरेटर आपने सेट किया, एक्सेलरेट किया, सॉरी आपने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई, और फिक्स एक्सेलरेटर से अब आप उसी गाड़ी को चला रहे हो। तो जहां तक फ्यूल होगा तब तक वो प्रोसेस अपने आप होती रहेगी, कंबशन ऑफ फ्यूल होता रहेगा, है कि नहीं। जिस पॉइंट पर फ्यूल खत्म हो जाएगा, अभी भी अगर गाड़ी को चलाने तो धक्का मारना पड़ेगा, तो जब धक्का मारोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अदरवाइज इसके पहले एक इनिशिएशन दिया और अब अगर चल रहा तो कंटिन्यूअस, तो क्या था, स्पॉन्टेनियस। तो यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ गई बात। तो जीवन में ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जो नेचुरली आप देख रहे हो, जो अपने आप हो रहे हैं, या जिस जो अपने आप हो रहे हैं, तो फिर एक इनिशिएशन दिया, अब अगर अपने आप होंगे तो उसको क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस। और इन सबको अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात। जैसे अपन ने क्या बोला, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, अगर पानी ढूल रहा है तो अपने आप नीचे आएगा, पर नीचे से अगर ऊपर ले जाना है तो आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई से लो अपने आप हुआ, पर लो से हाई करवाना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी देखना है आप देखो, आपका टास्क है वो, पर आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है क्या बात। तो इसी चीज को मैं लिखवाता हूं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, फिर धीरे धीरे इन सब की कहानी अपन इन सब से जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिखो द प्रोसेस which have natural tendency, the process which have natural tendency to occur on their own, to occur on their own,
और by proper initiation are called spontaneous process, लिख लिया आपने? तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको फ्लो में बताता गया, ये सारे आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे। अब इन सब में से एक दो एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं। तो लिखो एग्जांपल, फ्लो ऑफ गैस कहां से कहां? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लिख लिया? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लिख लिया? अच्छा बेटा, एक चीज मुझे बताओ कि पहली चीज तो मैंने क्या बोला कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो जो नेचुरल प्रोसेस नेचर में जो अपने आप हो रहे हैं वही तो है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किससे रिलेट कर सकता हूं मैं? नेचुरल प्रोसेस से। और अब आप मुझे बताओ कि जब रिवर्सिबल इररिवर्सिबल पढ़ा था तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इररिवर्सिबल को भी तो नेचुरल प्रोसेस ही बोला था? तो इस इररिवर्सिबल को भी अपन ने क्या बोल दिया था? नेचुरल प्रोसेस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्पॉन्टेनियस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस? बोल सकते हैं ना? या तो नेचुरल बोल दो या इररिवर्सिबल बोल दो, यही अपने पास में क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो लिखो इसके लिए, all natural process are spontaneous. All natural process are spontaneous and irreversible. लिख लिया? इसके बाद बेटा लिखो आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस में लिखो द प्रोसेस which do not occur on their own or by proper initiation are called non-spontaneous process. लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो भाई, पहले वालों का उल्टा कर देते हैं। पहले क्या लिखा था भाई? फ्लो ऑफ हीट, गैस का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये लिखवाया था ना? तो अब क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। लिखो, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। लिख लिया? नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लिख लिया आपने? ये एक बार स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन क्या लिखवाई मैंने? द प्रोसेस
which have natural tendency, the process which have natural tendency to occur on their own or by proper initiation are called spontaneous process. क्लियर है यार? अब अपन डिस्कस करते कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा ना कि कोई प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है और कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ऐसा क्या है? कैसे डिसाइड करें कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होगा? एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? अपन के माइंड में जो जो एग्जांपल्स आ रहे हैं अपन ऑब्जर्व करते जाते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस में जब वो स्पॉन्टेनियस हो रहा था तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उन सब में क्या कॉमन था, क्योंकि जो भी कॉमन होगा सब में उसी से तो कंक्लूजन निकल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया भाई, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने मार्कर को उछाला, एनर्जी देना पड़ा, नीचे आएगा तो एनर्जी कम होगा। तो जब प्रोसेस नीचे आ रहा था, प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस हो रहा था, तो जब स्पॉन्टेनियस हो रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी कम हो रहा था। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉर एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक तो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब तक एनर्जी दोगा तब तक ही होगा वो, और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल्स को मिलाओ एनर्जी रिलीज होगा। तो मतलब केमिकल मिलाए, केमिकल रिएक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो प्रोसेस तो अपने आप हुआ ना, और उसमें एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि एनर्जी बढ़ेगी कम हुई? कम हुई। तो मतलब सेकंड एग्जांपल भी अपन क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस हुआ तब एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने क्या किया भाई, फॉर एग्जांपल मैंने लिया रबर बैंड, रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच करोगे तो एनर्जी देना पड़ेगा और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब छोड़ दोगे तो एनर्जी कम होगा और वो जो कंप्रेस होगा वही प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब अपने आप ही तो श्रिंक होगा। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब? जब एनर्जी उसके साथ साथ क्या हो रही थी? कम हो रही थी। समझ में आ गई बात? तो मतलब अपने को एक जनरल टेंडेंसी समझ में आ रही है, बहुत ही ध्यान से समझ लेना जो भी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में जो भी जो आज नहीं समझेगा ना इन सारी चीजों को, वो सिर्फ रटेगा, फिर वो कंफ्यूज होता रहेगा। और डायरेक्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसी से फील आएगा, इसी से हर चीज रिलेट करने वाले हो आप। सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई चीजें फिर रटनी पड़ती है उनको। मैं बिल्कुल तुम्हें एकदम सारी चीजें लिंक बाय लिंक करने वाला हूं अभी। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एक एक चीजों को सुनते जाओ स्टोरी की तरह, ठीक है? तो अपन क्या करें भाई, हमारा पहला तो टास्क ये था, हमारा डाउट ये था कि यार कैसे डिसाइड कर रहे, कभी तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कभी नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने जो भी स्पॉन्टेनियस एग्जांपल थे उन सब में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश की, जो भी कॉमन आ रहा होगा उससे कंक्लूजन आ जाएगा कि अच्छा जितने भी स्पॉन्टेनियस उन सब में ऐसा होता है। तो हमने जैसे एग्जांपल्स लिए, तो जैसे जैसे एग्जांपल लेते जा रहे हैं वैसे वैसे बार बार समझ में आ रहा है कि जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है ना? और ये तो वैसे भी रिलेट कर सकते हैं ना कि हर किसी की टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी अचीव करने की। नेचर में हर कोई क्या करना चाहता है? स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी का तो एनर्जी के साथ वैसे भी उल्टा रिलेशन है। कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम। समझ में आ गई बात? तो भैया अपन ने तो ये सोच लिया था, अपन ने ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे उन सब में एनर्जी कम होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? और इस हिसाब से अगर एनर्जी कम तो स्पॉन्टेनियस, तो फिर एनर्जी अगर ज्यादा तो क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। अब दिक्कत क्या हो गई, अपन ने क्या किया, आज तो डिस्कस कर लिया, अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया कि भैया जिसमें भी एनर्जी कम होगा वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। और जिसमें भी एनर्जी ज्यादा होगा, मगर फिर क्या हुआ कि आप घर गए, घर जाके आपने और दिमाग लगाया, आपके दिमाग में आया कि यार सर ने तो ये भी एग्जाम्पल लिया था, और सर ने इसको बता दिया था कि जब 25 डिग्री सेल्सियस लोगे तो ये प्रोसेस अपने आप होगा, और जब ये अपने आप होगा तो प्रोसेस क्या है, कैसा है? पर बताओ इस प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ये कन्वर्जन एक्सो होता है कि एंडो? एंडो होता है कि नहीं होता है? तो यार इसमें तो एनर्जी बढ़ रही है और फिर भी स्पॉन्टेनियस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यार इसके पहले तक जब तक अपने माइंड में ये एग्जांपल नहीं आया था, और हो सकता है इसके जैसे और भी एग्जांपल्स हो जो हमने डिस्कस नहीं किए हो, अदरवाइज हम तो जनरल एग्जांपल्स देख देख के यही कंक्लूड कर रहे थे हर बार कि जब भी एनर्जी कम होती है तो प्रोसेस कहता होता है स्पॉन्टेनियस। तो मुझे बताओ क्या ये कंक्लूजन निकालना सही है क्या गलत है? तो सर फिर कंक्लूजन कैसे निकालें?
हम तो फिर वापस से आके टपक गए, हम तो फिर वापस से आके कंफ्यूज हो गए कि स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन आएगी। तो पहली चीज तो यह है कि हमें यह चीज समझ में आ रही कि एनर्जी शुड बी लो। तो फिर इसमें क्या करें सर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अपन इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे रिलेट करेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि इस रूम के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप यहां से उसको फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। अब पहले तो ब्लॉक रखा हुआ, तब आपने यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ। मुझे बताओ जैसे जैसे फोर्स लगाओगे तो बताओ क्या उधर ही तो मूव करेगा? ठीक है भाई सर, ये तो अपने को पता था सर, इधर फोर्स लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे तो उधर की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या हुआ भाई, अचानक से कोई एक और बच्चा आया। पहली बात तो ब्लॉक इतना बड़ा था कि उधर वाले को उधर कौन है नहीं पता, और उधर से कोई आएगा तो उसको नहीं पता कि उधर कौन है। तो वो तो बेचारा इधर से मेहनत कर करके ब्लॉक को धक्का मार रहा था, प्रोसेस उधर की तरफ हो रहा था। अब वो बेचारा आया उधर से, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ब्लॉक इधर क्यों आ रहा है, इसको तो उधर होना चाहिए था, है ना। तो क्या किया, उधर वाले से इधर वाला तगड़ा है, जो पहले से ही मेहनत कर रहा था वो कमजोर था बेचारा, और जो बाद में आया ना वो थोड़ा सा हेल्दी था और बढ़िया हट्टा कट्टा था। उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है, उसने बढ़िया फोर्स लगाना शुरू किया। अब इधर से फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाते 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 ब्लॉक तो उधर ही मूव करेगा। अब ये बेचारा कंफ्यूज हो गया कि यार भाई, जब मैं फोर्स उधर लगा रहा था तो उधर मूव करना चाहिए ना ब्लॉक, ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको नहीं पता, उसने सोचा था कि ऐसा होगा मगर उल्टा हो गया। तो उल्टा किस लिए हुआ? उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि अपने को दिमाग में नहीं आया, मगर एक्चुअल में एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गया था, जो डिसाइड कर रहा था कि ब्लॉक इधर मूव करेगा कि उधर मूव करेगा। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअल में अपन सोच तो रहे थे कि होना तो चाहिए भाई, एनर्जी बढ़ रही है तो अपन सोच तो रहे कि होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस, मगर क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब एक और फैक्टर था जिसने डिसाइड किया इसकी स्पॉन्टेनिटी को। समझ में आ गई बात? तो एक और फैक्टर कौन सा था? तो बेटा वो जो दूसरा फैक्टर होता है उसका नाम होता है, पहला फैक्टर तो बोल दिया अपन ने एनर्जी, और जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है बेटा एंट्रोपी। कौन सा होता है? एंट्रोपी। ये एंट्रोपी डिसाइड करता है। तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए। कौन कौन सा? एनर्जी और एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या आ गया सर अब ये नया? एंट्रोपी के बेटा अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है रैंडमनेस। क्या होता है? रैंडमनेस। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस। तो अभी तक अपन एक्चुअल में इससे फेमिलियर नहीं थे ना, इसीलिए अपन बार बार एंट्रोपी या रैंडमनेस इन सब की बात ही नहीं किए थे। अपन एनर्जी को ही फील करते थे हर बार, तो हर बार जितने भी एग्जांपल अपन ने रिलेट किए एनर्जी से रिलेट कर लिए। जबकि अपन सोच सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस उसमें कहीं ना कहीं रैंडमनेस का भी रोल है। जैसे मैंने आपको स्पॉन्टेनियस का एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला कि यार जब घर वाले आए थे तब एकदम बढ़िया रूम शानदार सेट था, है ना, और जैसे ही गए तो जब गंदा होता चला गया रूम तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही तो हुआ। तो मुझे बताओ कि जब वो रूम गंदा हो रहा था तो डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस बढ़ रहा था कि कम हो रहा था? बढ़ रहा था। समझ में आ रही है बात? तो जब ये रैंडमनेस बढ़ रहा था तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा था। समझ में आ गई बात? तो जब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा था तब ये रैंडमनेस क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। समझ में आ गई बात? और एग्जांपल सोचते हैं। मिक्सिंग ऑफ गैस की बात करो, मिक्सिंग ऑफ गैस की बात करो। मिक्सिंग ऑफ गैस की बात करेंगे तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि बेटा इसमें एक गैस इधर है एक गैस इधर है। इसमें गैस ए था, इसमें गैस बी था। जैसे ही अपन ने स्टॉपर हटाया तो गैस अपने आप मिक्स होंगे कि नहीं होंगी? जब गैसेस अपने आप मिक्स हो रही थी तो प्रोसेस कैसा था? स्पॉन्टेनियस। अब बताओ पहले कैसा था? पहले प्रॉपर वे में अरेंज था, ए अलग बी अलग, अब तो ए और बी दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो बताओ पहले ज्यादा ऑर्डर्ड था या अब ज्यादा ऑर्डर्ड है? पहले ऑर्डर्ड था अब डिसऑर्डर्ड है। तो बताओ जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ तो डिसऑर्डरनेस बढ़ी कि कम हुई? तो बेटा जैसे फेवरेबल कंडीशन आपने एनर्जी की निकाली थी ना, वैसे फेवरेबल कंडीशन अपने पास एंट्रोपी की भी आ रखी है। और क्या कंडीशन आ रही है कि जैसे अगर एनर्जी से पूछोगे कि बता स्पॉन्टेनियस करवाना है तो तू क्या चाहता है, बोलेगा मैं एनर्जी को कम करना चाहता हूं। वैसे अगर एंट्रोपी से पूछोगे कि बेटा स्पॉन्टेनियस करवाने के लिए क्या करें, एंट्रोपी ज्यादा कर दो। समझ में आ गई बात? तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। एनर्जी शुड बी लो एंड एंट्रोपी शुड बी। कोई भी चीज अगर लो है मतलब उसका चेंज नेगेटिव है। समझ में आ गई बात? तो कभी भी जो एनर्जी की अपन बात करेंगे ना आज से, एनर्जी का मतलब अपन एंथैल्पी ही बोलेंगे, ई नहीं बोलेंगे। ई क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ई तो एक सिस्टम के अंदर की एनर्जी थी, एक्चुअल में तो दिया तो आपने एच था। समझ में आ गई बात? तो यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस करवाना मतलब एनर्जी लो होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। डेल्टा एच शुड बी एंड डेल्टा एस शुड बी
समझ में आ गई बात? तो ऐसा कुछ हो रहा था। तो ये दो फैक्टर थे सर। अब एक और एग्जांपल ये भी डिस्कस करके बताओ, इसी से रिलेट करके बताओ तो सर इसको। इधर देख मेरे भाई, पहली चीज तो ये, चल फिजिकल स्टेट ऑब्जर्व कर। मैंने लिखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन फिजिकल स्टेट की एंट्रोपी कंपेयर करते हैं एक बार अपन। पहली चीज तो रैंडमनेस ज्यादा, तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा, तो एंट्रोपी ज्यादा। सब एक ही बात है ये, ठीक है ना? अब इधर देखो, मैंने लिखा सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहली बात तो जितना रैंडम मोशन होगा उतना ही तो रैंडमनेस ज्यादा होगा, उतनी ही तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ तीनों फिजिकल स्टेट में सबसे ज्यादा रैंडम मोशन किसमें? तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें? उसके बाद समझ में आ गई बात? अब इधर देखो, जब हमने H2O सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन की बात करी तो एक्चुअल में एनर्जी की बात करें तो बेटा इसमें तो एनर्जी बढ़ रही थी, मगर एंट्रोपी की बात करो एंट्रोपी भी तो बढ़ रही थी। तो बताओ एंट्रोपी बढ़ना मतलब ये क्या चाहता है? स्पॉन्टेनियस, जबकि ये क्या चाहता था? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब दोनों की लड़ाई में कौन जीता? स्पॉन्टेनियस वाला जीता 25 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आ गई बात? जबकि इसी टेम्परेचर को -5 कर देते तब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता, यानी कि तब कौन जीतता? एनर्जी जीतता। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअल में मैंने जो ब्लॉक रखा था बीच में, अब वो ब्लॉक इधर मूव करेगा कि उधर मूव करेगा, वो तो वो डिसाइड करेगा कि जिसका फोर्स ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो मान लो कि इधर वाला डायरेक्शन, अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, मेरी तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है तो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। और अगर उधर मूव कर रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर इधर वाले की वैल्यू ज्यादा है तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा, उधर वाले की वैल्यू ज्यादा है तभी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ गई बात? तो कभी भी किसी भी केस में पहली चीज तो क्या है, सुनना मेरी बात वापस से ध्यान से, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली चीज तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हर एग्जांपल में आपको एनर्जी और एंट्रोपी दोनों देखने को मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप मिक्सिंग ऑफ गैस देखो, इसके अंदर आपने रैंडमनेस देखा, एनर्जी की तो बात ही नहीं करी। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज तो हर एग्जांपल में फील लेने की कोशिश मत करना सर इसमें एनर्जी ज्यादा और एंट्रोपी का क्या होगा। आप खुद मुझे बताओ ना, क्या कभी भी ब्लॉक को मूव करने के लिए क्या हर बार दो दो लोगों की जरूरत है क्या? केवल मान लो एनर्जी ही था, उसने डिसाइड कर लिया ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ रही है बात? मान लो एनर्जी नहीं था, एंट्रोपी था, वही अकेला डिसाइड कर रहा है। कंफ्यूजन तब क्रिएट हो रहा था जब दो लोग आ गए, है ना? यानी कि दो फैक्टर आ गए, एनर्जी और एंट्रोपी। मतलब ऐसा एग्जांपल आ गया जिसमें एनर्जी का भी रोल है, एंट्रोपी का भी रोल है। यहां पर देख लो, अब उस केस में भी कब कंफ्यूजन नहीं है? अगर दोनों के दोनों एक ही चीज चाहते हैं। अगर दोनों चाहते हैं स्पॉन्टेनियस हो तो स्पॉन्टेनियस ही होगा। दोनों चाहते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस चाहता है, ये भी स्पॉन्टेनियस चाहता है, तब तो जीवन में ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बना दे। समझ में आ गई बात? अगर फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है इसका मतलब भैया ऊपर की कोई शक्ति है। ऐसा थोड़ी कैसे पॉसिबल है यार, दो लोग एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं फिर भी अपोजिट जा रहा है, जादू है ये तो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसमें भी ऐसी ही बात है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस, और ये भी क्या चाह रहा है, तो पक्का क्या होगा? समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, अच्छा मतलब एनर्जी क्या आ रहा है? बढ़ रहा है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पक्का क्या होगा? समझ में आ गई बात? तो बेटा डायरेक्ट नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और पता है बाकी बच्चे क्या करते हैं? बाकी बच्चे सुनना मेरी बात ध्यान से, एक इक्वेशन आएगी बढ़िया सी, बहुत ही प्यारी सी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक अभी बता देता हूं। क्वेश्चन में डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होगी, टी की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन होगी, और डेल्टा जी का साइन देख के अपन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताते हैं कि डेल्टा जी का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कंक्लूजन होता है। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन में पूछा कि दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, लग जाते हैं कैलकुलेट करने। अच्छा डेल्टा एच 23.8 किलो कैलोरी, टेम्परेचर पुट किया, डेल्टा एस पुट किया, अबे करते रहो तुम कैलकुलेट, हम तो साइन देख लेंगे पहले ही। जब मुझे पहले ही नजर आ रहा है कि यार वो कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस ये भी स्पॉन्टेनियस, अबे तो सोचने की बात थोड़ी है, स्पॉन्टेनियस ही तो होगा। समझ में आ गई बात? तो वो करे कैलकुलेट, अपन क्यों करे कैलकुलेट? समझ में आ गई बात? इसी तरीके से मैंने अगर बोला कि भाई डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा एस नेगेटिव था, उसने क्वेश्चन में वैल्यू दे दी कि बेटा डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है, डेल्टा एस की वैल्यू इतनी है, चेक करो। क्वेश्चन देते टाइम वो भी हंस रहा होगा कि देख करेंगे चेक, जबकि बताओ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ये क्या चाहता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी क्या चाहता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब पक्का क्या होगा? समझ में आ गई बात? मगर दिक्कत कब आ गई?
एक ने बोला स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, और एक ने बोला स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अब तो देखना पड़ेगा ना कौन ज्यादा कौन कम, तब कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा फील आ रहा है? तो बस इसी चीज को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब तो बता दिया था। अब अपन को एक चीज लिखनी चाहिए कि देयर आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। कौन कौन सा? एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी। तो लिखो देयर आर टू फैक्टर्स, there are two factors responsible for a process to be spontaneous. लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये फर्स्ट एनर्जी, और सेकंड लिखना एंट्रोपी, चाहे रैंडमनेस बोल दो या डिसऑर्डरनेस बोल दो। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखो आप फेवरेबल कंडीशन for a process to be spontaneous. नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी शुड बी लो और हाई? एनर्जी शुड बी लो। लिख लिया? अच्छा, एनर्जी लो मतलब डेल्टा एच, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? नेगेटिव। लिख लिया? सेकंड में लिखो एंट्रोपी स्लैश रैंडमनेस स्लैश डिसऑर्डरनेस ब्रैकेट में सिंबल लिख लेना एंट्रोपी शुड बी हाई। ये लिखना एंट्रोपी रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस शुड बी, कंटिन्यू करके लिखो शुड बी हाई। लिख लिया? और ब्रैकेट में लिखना डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? अब डाउट आता है कि सर ठीक है सर, अभी तक अपन ने क्या लिंक किया? अपन ने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस डिस्कस किया क्या होता है, फिर अपन ने ये एनालाइज किया कि किस किस की वजह से स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, फिर अपन ने एंट्रोपी के बारे में नाम लिया। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। अब एक्चुअल में ये होता क्या, ये नई चीज है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है ना? तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? वर्क के क्वेश्चंस किए, और स्पॉन्टेनियस और क्लियर है? अब तुम बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एमएनआर 4 के बच्चे, एमएनआर 3 के बच्चे तो जा सकते हैं, और एमएनआर 4 के तुम मुझे बताओ कि हीट कैपेसिटी अभी पढ़ लेगा? पढ़ ले हीट कैपेसिटी, खाना खा के आ जाते। अबे तू अभी आया, मैं सुबह 6:30-7 बजे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो तीसरी क्लास है कंटिन्यूअस, और तीसरी क्लास तू देख लिया, मतलब 4.5-5 घंटे से तो मैं खड़ा हूँ कंटिन्यूअस, और तुझे भूख लग रही है? सर भूख लग रही है, खाना खा के आ जाते हैं। मुझे भी ले चल तेरी मैस। तो क्या करें फिर, हीट कैपेसिटी पढ़ लें अभी? तो एमएनआर 3 वाले जा सकते हो। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है या 2 मिनट का ब्रेक है आपके पास, उसमें जिसको जाना है जाओ, जिसको रुकना है रुको। ठीक है?
2 मिनट और दे रहा हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है? तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हीट कैपेसिटीज, अब जो पेज मैंने छुड़वाए थे वो निकालो। पर हीट कैपेसिटीज के पहले एंथैल्पी के कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने? पहले उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। बताना कौन कौन से करवाए थे भाई। एक तो था 1 मोल ऑफ प्रोपेन अंडरगो कंबर्शन, है ना? और एक था 2a+3b वाला। चलो और देखते हैं। देखते हैं भाई, रुक जा। क्वेश्चन लिखो। होमवर्क दिया था क्या कुछ? कौन से वाला? अच्छा, उसका आंसर आएगा -23। -23 किलो कैलोरी आएगा। उसके पहले वाले का आंसर वो तो हो गया था ना डिस्कस। क्वेश्चन लिखो। ये होमवर्क के लिए है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लिखो। हीट ऑफ कंबर्शन, हीट ऑफ कंबर्शन of propane gas, heat of combustion of propane gas, एन आ रहा है, अल्केन है, प्रोपेन गैस इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज -110 -110 किलोजूल पर मोल, -110 किलोजूल पर मोल at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया? कैलकुलेट हीट ऑफ कंबर्शन at constant pressure, heat of combustion at constant pressure। लिख लिया? अब स्पेस छोड़ दो इसके लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आधा पेज का स्पेस छोड़ देना और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन of water, heat of vaporization of water is
हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, वैल्यू लिखो 40.63 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट डेल्टा ई, कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर वेपराइजेशन ऑफ water, calculate delta E for vaporization of water। अब ये सॉल्व करो, दोनों नहीं, लास्ट अभी जो दिया है वो सॉल्व करना है, वो तो बोला ना मेरे भाई होमवर्क। आया क्या आंसर? अच्छा, प्रोसेस क्या हो रहा है यार इसमें? वेपराइजेशन हो रहा है ना। तो बताओ वेपराइजेशन में फेज चेंज कहां से कहां होता है? H2O लिक्विड से क्या हो रहा है, ये H2O गैस में जा रहा है कि नहीं है? अब पहली चीज तो आपको डेल्टा ई गिवन है क्वेश्चन में, नहीं डेल्टा ई पूछा है क्वेश्चन में। और कभी भी एक बात ध्यान रखना कि जब भी फेज चेंज होता है ना, तब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट गिवन था वो डेल्टा एच गिवन था एक्चुअल में। अब डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा ई पूछा है, तो रिलेशन क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब मुझे बताओ डेल्टा ई तो गिवन है, डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? अबे 1 आया ना, कितना आया? इधर गैस है इधर लिक्विड है, कैलकुलेट कर, डेल्टा एन जी कितना आया? 1 आया। अब कैलकुलेशन किस में करनी है? डेल्टा ई की वैल्यू किस में गिवन है, या डेल्टा एच की वैल्यू किस में गिवन है? तो किस में? किलो जूल में। तो कैलकुलेशन किलो जूल में करनी है। अगर मेंशन नहीं हो तो जो यूनिट गिवन है उसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। तो बताओ आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8.3। टेम्परेचर क्या पुट करोगे? टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं है सर। किस टेम्परेचर पर वेपराइज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया? 373 केल्विन। तो बस, तो डेल्टा ई कैलकुलेट हो जाएगा, डेल्टा एच गिवन था, डेल्टा एन जी 1 आर और टेम्परेचर 373। हो जाएगा क्या सॉल्व? बेटा डेल्टा एन जी होता है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जी का मतलब गैस होता है, मतलब सिर्फ गैस पे फोकस करेगा। तो प्रोडक्ट में मतलब देख ले गैस है, तो इसका कोफिशिएंट 1 माइनस इसका देखना ही नहीं है, तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? निकाल लेना इसका आंसर, जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आप सॉल्व करना। अब नई हेडिंग आप लिखो, हीट कैपेसिटीज
heat capacities क्यों डेल्टा एच निकालना है ना, जब मैंने क्या बोला कि जब भी डेल्टा एच और डेल्टा ई एक ही क्वेश्चन में गिवन हो तो यही सोचना है आपको। तो बस इसमें देख ले, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा ई पूछा है, तो लगा ले रिलेशन। अब इसको भी क्यों ब्रेक करेगा जब डायरेक्टली यही निकालना है तो। जब फेज चेंज होता है, यानी कि फिजिकल स्टेट जब चेंज होती है, यानी कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जब होता है, तब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखो, हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटीज एंड इट्स टाइप्स, हीट कैपेसिटीज एंड इट्स टाइप्स। लिख लिया? अब वापस से मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था। बेटा तीन तरह की हीट कैपेसिटी होती है। एक होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो हीट कैपेसिटी होता है इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है इसको कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट एम और इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीट कैपेसिटी वर्ड तीनों में आ रहा है, इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि नाम में एक चीज अगर कॉमन आ रही है मतलब उसमें सेम होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ। सबसे पहला वाला सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला वाला होता क्या है, क्योंकि सबसे पहला वाला समझ लिया तो वही सेकंड में आएगा, वही थर्ड में आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो दोनों में आया ना बाद वालों में। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, पहले उसका मतलब बताता हूं। कितना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लो, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो जो भी हीट आपने दी है दैट इज हीट कैपेसिटी। आपने मान लो कि रैंडम अमाउंट ऑफ सैंपल था, टोटल क्यू हीट सप्लाई कर दिया, और क्यू हीट सप्लाई करने की वजह से डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज हो गया। ये डेल्टा टी हो सकता है 5 हो या 10 हो या 15 हो, तो टोटल हीट ये सप्लाई की थी। अगर हीट कैपेसिटी निकालना है तो वो हीट का कैलकुलेशन करो जो 1 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में देना पड़ा था। तो डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में इतना, तो 1 के रेस्पेक्ट में कितना क्यू बाय डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा